जब जवाहरलाल नेहरू ने 3 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो उन्होंने आनंद भवन को छोड़कर अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी। नेहरू को पैसे से कोई खास लगाव नहीं था। उनके सचिव रहे M.O. मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि 1946 के शुरू में उनकी जेब में हमेशा 200 रुपए होते थे, लेकिन जल्द ही यह पैसे खत्म हो जाते थे क्योंकि नेहरू यह रुपए पाकिस्तान से आए परेशान शरणार्थियों में बांट देते थे। खत्म हो जाने पर वह और पैसे मांगते थे। इस सबसे परेशान होकर मथाई ने उनकी जेब में रुपए रखवाना ही बंद कर दिया। लेकिन नेहरू की भलमनसाहत इस पर भी नहीं रुकी। वह लोगों को देने के लिए अपने सुरक्षा अधिकारी से पैसे उधार लेने लगे। मथाई ने एक दिन सभी सुरक्षा अधिकारियों को आगाह किया कि वह नेहरू को एक बार में 10 रुपए से ज्यादा उधार न दें। मथाई नेहरू की इस आदत से इतने आजीज आ गए कि उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसे निकलवा उनके निजी सचिव के पास रखवाना शुरू कर दिए ताकि नेहरू की पूरी तनख्वाह लोगों को देने में ही न खर्च हो जाए। जहां तक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का कोई सानी नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कुछ समय के लिए नेहरू के सूचना अधिकारी के तौर पर काम किया था। उन्होंने कहा कि नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के शौक बहुत खर्चीले थे। एक बार वह शिमला के सर्किट हाउस में ठहरी। वहां रहने का बिल 2500 रुपए आया। वह बिल का भुगतान किए बिना वहां से चली आई। तब हिमाचल प्रदेश नहीं बना था और शिमला पंजाब का हिस्सा होता था। उस वक्त भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे। उनके पास राज्यपाल चंदूलाल त्रिवेदी का पत्र आया कि 2500 रुपए की राशि को राज्य सरकार के विभिन्न खर्चों के तहत दिखला दिया जाए। सच्चर के गले यह बात नहीं उतरी। उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन झिझकते हुए नेहरू को पत्र लिख डाला कि वही बताएं कि इस पैसे का हिसाब किस मद में डाला जाए। नेहरू ने तुरंत जवाब दिया कि इस बिल का भुगतान वह स्वयं करेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि वह एक मुश्त इतने पैसे नहीं दे सकते, इसलिए वह पंजाब सरकार को 5 किश्तों में यह राशि चुकाएंगे। नेहरू ने अपने निजी बैंक खाते से लगातार 5 महीनों तक पंजाब सरकार के पक्ष में 500 रुपए के चेक काटे। मथाई के मुताबिक नेहरू 16 शयन कक्षों के 3 मूर्ति भवन में रहते जरूर थे, लेकिन वहां भी सादगी से रहने पर ही जोर रहता था। उनके शयन कक्ष में एयर कंडीशनर नहीं था। गर्मी के दिनों में जब वह दिन के भोजन के लिए 3 मूर्ति भवन आते थे तो मुख्य बैठक के सोफे पर बैठकर आराम करते थे। वहां पर आगंतुकों के आराम के लिए एयर कंडीशनर लगा हुआ था। इसके बाद वह थोड़ी देर लेटने के लिए अपने शयन कक्ष में चले जाते थे। उनके बड़े से शयन कक्ष में छत के पंखे के अलावा एक बहुत पुराना टेबल फैन लगा हुआ था जो बहुत आवाज करता था। एक दिन इंदिरा गांधी की सचिव उषा भागत ने नेहरू की देखभाल करने वाले शख्स से कहा कि इस पंखे को तुरंत बदल दिया जाए। पंखा बदल दिया गया। दूसरे दिन नेहरू का अर्दली दौड़ा हुआ उषा भगत के पास आया कि उन्होंने नया पंखा देकर कोहराम मचा दिया है। अंततः नेहरू पुराने शोर मचाने वाले पंखे को दोबारा लगवाकर ही माने। 1956 में नेहरू सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर गए। उन्हें रियाद में शाह सऊद के महल में ठहराया गया। उनके दल के सदस्य के हर बाथरूम में शनैल 5 परफ्यूम की एक बड़ी बोतल रखी गई। नेहरू रात में कोई किताब पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या उनके कमरे में टेबल लैंप लगाया जा सकता है। महल के लोगों ने समझा कि शायद कमरे में रोशनी पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगले दिन नेहरू के कमरे में और तेज रोशनी वाला लैंप और बल्ब लगा दिया गया। उसकी चमक को कम करने के लिए नेहरू के साथ गए मोहम्मद यूनुस ने उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट दिया। रोशनी तो कम हो गई, लेकिन उससे निकलने वाली गर्मी ने कपड़े को करीब करीब जला ही दिया। जब नेहरू वहां से वापस आने लगे तो शाह सऊद ने उनके लिए एक कैडिलैक कार और उनके दल के सदस्यों के लिए स्विस घड़ियां उपहार में भिजवाई। नेहरू इससे थोड़ा असहज हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह विदेशी दौरे से कार उपहार में लेकर लौटें। मोहम्मद यूनुस उनकी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, इनके पास और क्या है? अगर मोटर न दें तो फिर क्या दें? तेल का पीपा या रेत का बोरा? नेहरू इस पर जोर से हंसे। उन्होंने कार का तोहफा स्वीकार कर लिया और शाह सऊद को अपना धन्यवाद भिजवाया। शाह जानते थे कि नेहरू को कार के लिए कौन सा रंग पसंद है। वैसे उन्होंने पहले से ही उनके लिए हरे रंग की कैडिलैक पसंद कर रखी थी।
नेहरू ने कहा, आपकी पसंद मेरी पसंद। भारत आते ही उन्होंने यह कार राष्ट्रपति भवन के वीआईपी कार बेड़े में शामिल करवा दी। 57 साल पहले भेंट की गई यह कार आज भी राष्ट्रपति भवन के कार बेड़े में मौजूद है। बहुत व्यस्त होने के बावजूद नेहरू अपने दोस्तों की चुटकियां लेने से पीछे नहीं हटते थे। एक बार नाश्ते की मेज पर नेहरू छुरी से सेब छील रहे थे। इस पर उनके साथ बैठे रफी अहमद किदवई ने कहा कि आप तो छिलके के साथ सारे विटामिन फेंक दे रहे हैं। नेहरू सेब छीलते रहे और सेब खा चुकने के बाद उन्होंने सारे छिलके रफी साहब की तरफ बढ़ा दिए और कहा, आपके विटामिन हाजिर हैं, नोश फरमाएं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू को जैसे ग्रहण लग गया था। उनकी आंखों की चमक न जाने कहां चली गई। वह अपने आप में घुटने लगे। 27 मई 1964 को सुबह 9 बजे जाने माने लेखक और ब्लिट्ज के स्तंभकार ख्वाजा अहमद अब्बास का फोन बजा। ब्लिट्ज के संपादक रूसी करंजिया लाइन पर थे। हेलो अहमद, गुड मॉर्निंग रूसी। कुछ बहुत खराब या तो हो चुका है या होने जा रहा है। अब्बास ने पूछा, नेहरू ठीक तो हैं? करंजिया ने कहा, नहीं, उनको एक और स्ट्रोक हुआ है। तुम तुरंत दफ्तर आ जाओ, तुम्हें उन पर 4 पेज का फीचर लिखना है। जैसे ही अब्बास ब्लिट्ज के दफ्तर पहुंचे, करंजिया ने कहा, तुम्हारे पास नेहरू के ऊपर लेख लिखने के लिए 4 घंटे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखना शुरू किया। 8 विभाग का एक व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगा, पहले हेडलाइन लिखिए ताकि मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं। अब्बास ने कांपते हाथों से लिखा, नेहरू। थोड़ी देर सोचा और फिर लिखा, लिव्स। 2 बजे नेहरू का देहांत हो गया। अगले दिन ब्लिट्ज की 3 इंच की बैनर हेडलाइन थी, नेहरू लिव्स। आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।